अब विस्तार से तमाम खबरों पर हम आपको जानकारी देते हैं और सबसे पहले यूपी से खबर। यूपी में मंत्रियों और नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर, जिसको लेकर अब खूब सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं को सुरक्षा दी गई है। यूपी के 52 नेताओं मंत्रियों को सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट की सुरक्षा यहाँ पर मंत्रियों को मुहैया करवाई गई है। कई मंत्रियों को जैकेट मिली है। 11 कैबिनेट मंत्री हैं जिनको ये सुरक्षा कवच यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नेताओं के इर्द गिर्द अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि यूपी के सुरक्षा मुख्यालय और केंद्रीय एजेंसियों के आकलन के बाद 52 दिग्गज नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर क्या कहा, सुनिए। कोई गोली चलती है ना तो पुलिस वाले भाग खड़े होते हैं। आपने देखा है कहीं पुलिस को भिड़ते हुए? अपराधियों की निगाह में पुलिस कोई मतलब नहीं है। मिला है तो पहनने के लिए ही ना। इस सुरक्षा कवच के लिस्ट में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी की सुप्रीमो मायावती भी शामिल हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक नहीं मिली है और उन्हें जब मिलेगी तो वो पत्रकारों को दे देंगे। जो मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। अभी तक नहीं मिली, अगर मुझे मिलेगी तो आपने सवाल किया है, नाम नोट कर लो, मैं आपको दे दूंगा। यूपी सरकार ने सुरक्षा मुख्यालय से ये जैकेट खरीदी है। हालांकि इस लिस्ट में वो नाम भी शामिल हैं जिन्हें पहले से Z+, Y कैटेगरी और Y+ जैसी सुरक्षा मिल रही है। तो देखा आपने, इस बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर सियासत यहां पर हो रही है। अब यूपी सरकार में कितने मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है, ये जरा आप जल्दी से जान लीजिए। देखिए, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री गोपाल गुप्ता नंदी उन मंत्रियों में शामिल हैं जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट यहां पर मुहैया करवाई गई है। इसके अलावा जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य को भी ये जैकेट दी गई है। मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को भी यहां पर ये सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा यूपी सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट यहां पर दी गई है। अब देखिए, खास बात यह है कि सरकार ने पीठाधीश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को भी बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाई है। अब ये देखिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती कैसी है, इससे किस तरह की सुरक्षा लोगों को मिल सकती है। ये वो जैकेट है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जैकेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिन पहले दी गई है उन महत्वपूर्ण किरदारों को, उन चुनिंदा नामों को। इस जैकेट में आप देखेंगे यहाँ पर इलास्टिक है जिसके जरिए इसे खोला जाएगा, इसे पहना जाएगा। इस तरीके से आप देखिए ओपन होती है। ये फ्रंट दोनों साइड जो है इसके वो ओपन होते हैं और इसे पहनकर आप देखेंगे कि जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको ब्रीफ भी किया गया है। जिन्हें ये दी गई है जैकेट, उन्हें ब्रीफ किया गया है कि जब वो बाहर जाएं तब वो इस जैकेट का प्रयोग करें। तो तमाम नेताओं, तमाम उन चुनिंदा किरदारों को जिसमें पूर्व जज, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्हें ये जैकेट दी गई है। इस जैकेट के साथ एक और लाइट जो इसके नीचे पहनने के लिए एक जैकेट का हिस्सा है, सेम इसी की रिप्लिका के तौर पर वो दिया गया है। और ये जैकेट का प्रयोग यात्राओं के दौरान अपनी सुरक्षा के एहतियातन करने के लिए कहा गया है। तो तमाम राजनीतिक किरदारों को जिनको सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाते ये जैकेट उपलब्ध कराई गई है, दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि यात्राओं के दौरान इस जैकेट का प्रयोग करें। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया, लखनऊ। तो देखा आपने किस तरह की जैकेट है। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में जिनको ये जैकेट यहां पर दी गई है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव का बयान आपने यहां पर देखा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। असम मेघालय सीमा पर जारी तनाव के बीच जोरबाट में हालात सामान्य है। असम संगठनों ने नाकाबंदी हटाने के लिए फैसला किया है। तनाव कम करने के लिए मेघालय सरकार की कोशिश जारी है। भारत स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ से मिले हैं पीएम मोदी। ग्लोबल लीडरशिप पर मंथन हुआ। पीएम बोले, जेनजी नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ओडिशा तट के पास कार्गो जहाज डूबा, 24 लोग सवार, 2 बचाए गए, बाकी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना।
एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सज्जन कुमार पर बयान को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने माफी मांगी है। दरअसल सज्जन कुमार को उन्होंने रोल मॉडल बता दिया था। जब इस पर विवाद हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा ने अब इस पर खेद जताया है। बयान पर दीपेंद्र ने खेद जाहिर किया है और कहा कि शब्द को घुमा फिराकर पेश किया गया। सिख समाज को ठेस पहुंचाने की सोच नहीं सकता। सिख समाज देश में गौरवशाली समाज है। सिख समाज पर मुझे गर्व है और सिख समाज की कुर्बानियां भूली नहीं जा सकती हैं। बीजेपी ने इस बयान पर सवाल उठाए थे। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं से ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। तो देखा आपने, दीपेंद्र अपने बयान पर खेद यहां पर प्रकट कर रहे हैं। दरअसल सिख दंगा मामले में दोषी और दिवंगत कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद पंजाब में इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई थी। खुद कांग्रेस नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। हरियाणा कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने तो उन्हें CWC से बाहर करने तक की मांग उठा दी थी। सिख विरोधी दंगों के दोषी रहे दिवंगत कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लेकर दिया गया एक बयान अब कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुलदीप शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुलदीप शर्मा ने चिट्ठी में लिखा कि सज्जन कुमार जैसे नेता को रोल मॉडल बताना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। इतना ही नहीं, शर्मा ने मांग की है कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC से बाहर किया जाए। चिट्ठी सामने आने से हरियाणा कांग्रेस की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं पार्टी के भीतर भी इस पर अलग अलग राय सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी हुड्डा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। क्या कहा था उन्होंने, वो भी जरा देखिए। मैं कह रहा कि गद्दार है ये बंदा, रोल मॉडल का क्या, ਇਹਦਾ नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। आइए अब आपको आप बताते हैं कि सज्जन कुमार कौन थे और उनको लेकर दिए गए इस बयान को लेकर आखिर इतनी सियासत क्यों गरमा रही है। तो देखिए, सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली से 3 बार लोकसभा सांसद रहे। 1984 के सिख दंगों से जुड़े 2 अलग अलग उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई थी। वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद 20 अगस्त को उनका निधन हो गया। और ये जो पुराना इतिहास उनका रहा है, जिस मामले में उनको सजा यहाँ पर हुई थी, उसी को लेकर दरअसल ये इतना हंगामा यहाँ पर बरपा है कि कैसे इस तरह का बयान जो है वो यहाँ पर दे दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हम शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबर। मुंबई से सटे मीरा रोड में कथित बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा। एक्टर रोहुल्ला मेहंदी शूटिंग सेट से गिरफ्तार। महाराष्ट्र में FDA की कार्रवाई जारी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े 4 रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द। एक स्नैक काउंटर पर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने STF इंस्पेक्टर पर दर्ज कराया रेप का केस। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमेरिका में भारतीय युवक गुरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। न्यूयॉर्क में पिज्जा डिलीवरी के दौरान वारदात। आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आरक्षण का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में अब गरमा रहा है और यहां पर देखिए, अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा का विषय नहीं है।
तो अब आरक्षण को लेकर भी सियासत उत्तर प्रदेश में गरमा रही है। इस पर अखिलेश यादव ने जो ताजा बयान दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा का विषय नहीं है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, जिसमें जातिगत आरक्षण की समीक्षा की मांग की गई। अखिलेश के ताजा ट्वीट में भी इन्हीं शब्दों का जिक्र है। अखिलेश ने लिखा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं। यूपी के चुनावी माहौल में अगर आरक्षण का सिक्का उछले तो सियासी गलियारे में खलबली मचना तय है। अखिलेश के आरोप पर सरकार सक्रिय हुई। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने मोर्चा संभाला। तमाम ऐसी जातियां जिनको नहीं मिला है, कुछ मजबूत जातियां उस आरक्षण का लाभ लिए हैं। जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोटे में कोटा किया जाए ताकि उनको भी लाभ मिले, तो हाई कोर्ट सर्वोपरि है, आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं। दिल्ली और लखनऊ में आरक्षण के विरोध में आंदोलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं। और जंतर मंतर पर ब्राह्मण बनिया ठाकुर सवर्ण जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने आरक्षण के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने फिर से दोहराया कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अब देखिए, अखिलेश ने बीजेपी पर हमला किया, कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी की लाइन पकड़ी तो बीजेपी ने पलटवार किया। अब बीजेपी इस पर क्या तर्क दे रही है वो भी जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जब अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश के पीडीए पर सीधा हमला बोला और लिखा कि पीडीए का पंडित गायब हो गया, अखिलेश का लॉलीपॉप पकड़ा गया। इस बीच लखनऊ में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मिलने पहुंचे थे। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। मुद्दा आरक्षण का है तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लंबी चौड़ी पोस्ट की और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को गलत बताया। इन विपक्ष के नेताओं को ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछड़ों और दलितों के मुद्दों पर घेरते हुए इन नेताओं को दिखाई दे रहे हैं। तो आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो ज्वलंत है और राजनीतिक तौर पर लगातार बयानबाजी इसको लेकर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजित एनडीटीवी इंडिया, लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण के बहाने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने जातिवाद को लेकर क्या कहा वो भी जरा आप सुनिए। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज एससी एसटी का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। एससी एसटी का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो एससी एसटी को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को और न सन्यासी को। तो देखा आपने किस तरह से जो आरक्षण का मामला है वो परिवारवाद से लेकर जातिवाद तक यहां पर आ गया है और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में राहुल गांधी का बैटमैन अवतार, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर साइलेंट गार्जियन और वॉचफुल प्रोटेक्टर के नाम से किया गया पेश। पटना में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने का लगाया आरोप, मेटा को वीडियो हटाने के लिए लिखा पत्र।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 27 से 28 अगस्त की रात तक महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा। कोलकाता पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का किया दौरा। विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर किए और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने में GRSE की भूमिका की सराहना की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लीक ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया। एजेंसियों ने ऑडियो की हालांकि पुष्टि यहां पर कर दी है। ड्रग्स के कारोबार को हत्या की वजह इस मामले में बताया गया है। निज्जर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। गोल्डी बराड़ का बड़ा कबूलनामा। विदेश से अपना गैंग चला रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उसका ही हाथ था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने इस ऑडियो की पुष्टि की और खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के साथ बातचीत के दौरान उसने निज्जर की हत्या की वजह भी बताई। जिन्हां ने चिट्टा वेचण वालियां नूं निक्के निक्के नियाणियां नूं 16 17 सालां दे जवाकां नूं ब्लैकमेल करके आपदे केसवार बनाया, जिन्हां ने कोई चिट्टा वेचण च कसर नहीं छड्डी, कोई मुखबरियां करन च कसर नहीं छड्डी, उन्हां नूं भाई निज्जर वर्गियां ने स्ट्रॉन्ग कीता, मजबूत कीता ताकि ओह हरेक माड़े चंगे बंदे ते हवा कर सकण। ठीक है, ते ये भी साडा पक्ष आऊगा भी सानूं इह मर्दां नूं वक्त चब्बना पिया। ठीक है, भी चंगा बंदा भी जे कोई गलती करूगा उन्होंने भुगतनी पै सकती है। गोल्डी बराड़ ने इस ऑडियो में यह भी कहा कि हर किसी को अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 का अलार्म आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीजेपी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, सीजेपी चीफ पर महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है। अभिजीत दीपके पर लातूर में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दरअसल स्कूल में बिना इजाजत के घुसने का यह मामला है, जिस सिलसिले में अब उन पर मुकदमा हो गया। जिला परिषद स्कूल में जबरन घुसने का आरोप यहां पर अभिजीत पर लगा है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। 20 अगस्त को दीपके ने लातूर में स्कूल का दौरा किया था। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका पर भी केस दर्ज हो चुका है। जयपुर में सरकारी स्कूल में घुसने के दौरान बवाल हुआ था और ये 2 बड़े चेहरे सीजेपी के जिन पर मुकदमे हो गए स्कूल के मामले में। महाराष्ट्र के लातूर का ये वही जिला परिषद स्कूल है जहां सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। बच्चे मिड डे मील का खाना खा रहे थे और दीपके उनसे बातचीत कर रहे थे। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत दीपके औसा तहसील के उजनी गांव पहुंचे थे। उनका दावा था कि वो स्कूल की जमीनी हकीकत जानने आए हैं, लेकिन अब यही दौरा कानूनी विवाद में बदल गया है। अभिजीत दीपके पर एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति स्कूल में घुसने का आरोप, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप, 20 अगस्त के दौरे से जुड़ा मामला। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने बिना मंजूरी स्कूल में प्रवेश किया और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। वहीं निरीक्षण के दौरान दीपके ने स्कूल में साफ सफाई, शौचालय, पीने के पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की हालत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने प्रधानाध्यापक से जवाब भी मांगा था। महाराष्ट्र के लातूर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब आरोप यह है कि उन्होंने जिला परिषद स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश किया और सरकारी कामकाज में बाधा यहां पर डाली है। किस तरह के आरोप लगे हैं, क्या क्या बातें यहां पर एफआईआर में हैं, जरा देखिए आप। चीजें रिकॉर्ड करना, छात्रों से बात करना बिना किसी परमिशन के, इसके चलते उन पर ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की आगे तलाश कर रही है। सैयद शमशाद बानो जो इस पूरे उर्दू स्कूल को संभालती हैं, वहाँ की टीचर है, उन्होंने इस केस को दर्ज कराया है कि वहाँ पर अभिजीत दीपके आते हैं, बिना किसी से पूछे वो सीधे क्लासरूम में चले जाते हैं और यहाँ तक कि वो आरोप भी लगाते हैं कि उस स्कूल में जितने छात्र बैठे हैं उन्हें दरअसल दूसरे स्कूल से लाकर वहाँ पर बिठाया गया है। तो बिना किसी तथ्य के यहाँ पर
इस प्रकार की बातें करना और तमाम ऐसे परमिशंस को लिए बगैर स्कूल के भीतर घुस जाना और उसे अपने कैंपेन का हिस्सा बनाने लगना, इस वजह से अभिजीत दिपके पे फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और लातूर में ये हुआ है और साथ ही पुलिस ने आगे ये भी चेतित किया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होती है सीजेपी के मेंबर या फिर उनके लीडर द्वारा तो वो इस मामले को और ज्यादा गंभीरता के साथ डील करेंगे। अब देखिए, सिर्फ अभिजीत दिपके ही नहीं, राजस्थान में भी सीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। यहां पर जयपुर में स्कूल विजिट के दौरान हुए हंगामे पर दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है। जयपुर के रामपुरा गांव का यह हंगामा अब पुलिस जांच का मामला बन चुका है। स्कूल निरीक्षण के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। आशुतोष रांका के खिलाफ नामजद शिकायत, स्कूल निरीक्षण के दौरान हंगामे का आरोप, SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत। गांव के भगवान सहाय धानका ने शिकायत में आरोप लगाया है कि स्कूल निरीक्षण के नाम पर आए 50 से 60 लोगों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की। वहीं सीजेपी की ओर से महिला कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने भी शिकायत दर्ज कराई है। पत्थर और लाठी से हमले का आरोप, कई लोगों के नाम शिकायत में शामिल। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों को अज्ञात मानते हुए केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो, गवाहों और सबूतों के आधार पर जांच के बाद ही जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई तय की जाएगी। अब त्योहारों की बात करते हैं। देखिए, त्योहारों पर मिठाई वगैरह आप सब खरीदते हैं, लेकिन आप भी अगर मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो देखिए, आप बहुत ज़रूरी खबर है आपके लिए, कैसे मिलावटखोर जो हैं उन पर सरकार यहाँ पर सख्त है। त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश में एक बार फिर से मिलावट माफियाओं ने काला खेल अपना शुरू कर दिया। अगर आप भी मिठाई लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि मिलावटखोर मिठास की जगह पर जहर परोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब मिलावट को लेकर सरकार काफी सख्त है, एक्शन ले रही है। चाहे कानपुर हो या फिर उन्नाव हो या मथुरा हो या फिर ग्रेटर नोएडा हो, भारी मात्रा में मिलावटी खोया जो है वो पकड़ा जा रहा है। पनीर और दूध भी जब्त किया गया है। त्योहारों के मौसम में मिठास में जहर घोलने की साजिश। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। कानपुर में जब हटिया, एक्सप्रेस रोड और फजलगंज की मंडियों में जांच शुरू हुई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। हटिया मंडी में 450 किलो दूषित और बदबूदार मावा बिकने के लिए रखा था। फौरन इस जहरीले खोए को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। साथ ही 19 अलग अलग जगहों से खोए के सैंपल लैब भेजे गए। उन्नाव में भी जहर के इन सौदागरों पर गाज गिरी। हसनगंज के रामपुर गढ़ुआ इलाके में छापेमारी कर टीम ने करीब 2 लाख रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया। सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी जैसे हमने कल ही कार्रवाई करी है यहाँ पर हसनगंज में, रामपुर गढ़ुआ में, तो वहाँ से अभी 11 सैंपल लिए गए। लगभग 2 लाख का उसमें हमने सीजर करवाया, डिस्ट्रॉय कराया है। प्रशासन की ये कार्रवाई मिलावटखोरों के लिए सीधी चेतावनी है। लोगों की जान दांव पर लगाने वालों की अब खैर नहीं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा और ग्रेटर नोएडा में भी यही हाल है। यहाँ पर खाद्य विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। जो कुछ भी बरामद हो रहा है उसे देखकर अधिकारी भी हैरान हैं। आप भी जरा देखिए क्या कुछ मिला है इन रेड्स। कहना की नगरी मथुरा में भी मिलावट माफिया जहर परोस रहे हैं। मथुरा के राया रेलवे फाटक के पास जब खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची तो एक डेयरी से आ रहा 2000 लीटर दूध से भरा टैंकर उनके हत्थे चढ़ गया। जब मौके पर ही इस दूध का स्पॉट टेस्ट किया तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। जिस दूध को लोग ताकत के लिए पीते हैं उसमें फैट का नामो निशान नहीं था, बल्कि भारी मात्रा में स्टार्च और केमिकल की मिलावट थी। तुरंत इस मिलावटी दूध को नष्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान लखनावली गोल चक्कर के पास करीब 400 किलो नकली पनीर बरामद हुआ। ये खेप अलीगढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मंडियों में खपाने के लिए लाई जा रही थी। जांच के दौरान पाम ऑयल और दूसरे खतरनाक मिलावटी पदार्थ मिलने की बात भी सामने आई।
तो देखा आपने त्योहार पर ये मिलावटी चीजें कैसे लोगों के लिए खतरा बन रही हैं, लेकिन मिठास को लेकर भी एक खबर है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, देश भर में चीनी के दाम बढ़ने से जमाखोरों और कालाबाजारी की खबरें लगातार आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर सख्त निर्देश अब दे दिए हैं। चीनी की कालाबाजारी पर किस तरह सरकार सख्त है, वो आप जरा जानिए। चीनी की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। 30 दिन से ज्यादा दिनों तक कोई भी यहां पर चीनी का स्टॉक भंडारण नहीं कर सकता है। एक समय में कोई भी डीलर 400 टन या उससे ज्यादा स्टॉक अगर रखता है तो फिर एक्शन यहां पर होगा। ESMA के नियमों के आधार पर यहां पर कार्रवाई की जाएगी और मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। सहकारी मिलों की बात करें तो वहां पर 23.60 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक है। निगम मिलों में 5.28 लाख यानी 5,28,000 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान भी हुआ है। 48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। ऐसे में चीनी की जमाखोरी ना हो, उस पर कोई मुनाफाखोरी ना करे, इसको लेकर सरकार यहां पर सख्त। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के प्रकोप की। आप देखिए कैसे बारिश का मौसम लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। देहरादून में कुदरत कहर बनकर टूट रही है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी घाटी जलमग्न हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब है तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा है। ये देखिए आप जरा तस्वीरें, नदियां इस तरह की रफ्तार से पानी के साथ बह रही हैं कि वो खौफजदा लोगों को कर रही है। आपको दिखाते हैं कैसे हालात है वहां पर। सैलाब का रौद्र रूप देखें, उफनती नदी डरा रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये तमसा नदी है जिसके उफान ने हाहाकार मचा दिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा प्रहार टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास देखने को मिला। यहाँ तेज हवाओं और पानी के बहाव के कारण एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। देखते ही देखते दो कारें कबाड़ में तब्दील हो गईं। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। शहर के निचले इलाकों में सड़कें समंदर बन चुकी हैं। नालों के उफान पर होने से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अब जरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का हाल आप देखिए। यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी है कि नदियां उफान पर हैं और लगातार भारी बारिश के बाद प्रयागराज में हालात बहुत चिंताजनक हो गए हैं। गंगा और यमुना नदियां अपने पूरे रौद्र रूप के साथ यहाँ पर बह रही हैं, जिसमें पवित्र संगम तट पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में सैलाब का विकराल रूप देखिए। गंगा और यमुना का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि देखते ही देखते पवित्र संगम तट पानी में समा गया। घाटों पर रहने वाले साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तट पर बनी कई चौकियां और दुकानें पानी में तैरती नजर आ रही हैं। सैलाब की धार इतनी तेज है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। संगम तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं, जबकि गंगा का पानी हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। कभी भी मां गंगा हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सेफ जगह पर जाने की अपील की है। तो देखा आपने, प्रशासन अब लोगों को सलाह दे रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। पानियों का नदी का जलस्तर अब काफी बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रयागराज में हुई मूसलाधार बारिश का सीधा असर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में दिख रहा है। भारी पानी की वजह से काशी में गंगा नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया है और दशाश्वमेध घाट से लेकर आधुनिक नमो घाट तक सब कुछ यहाँ पर पानी की जद में नजर आ रहा है।
महादेव की नगरी काशी में गंगा की लहरें डरा रही हैं। गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि काशी की पहचान माने जाने वाले दशाश्वमेध घाट और खूबसूरत नमो घाट का संपर्क आपस में पूरी तरह टूट चुका है और दोनों ही घाट जलमग्न हो चुके हैं। गंगा के इस उफान ने घाट किनारे बने देवस्थानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। काशी के अलग अलग घाटों पर स्थित करीब 100 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उफनती हुई गंगा का पानी है। इस संकट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हालात पर 24 घंटे नजर है। बाढ़ प्रभावितों की मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरे जिले में 46 बाढ़ राहत चौकियां एक्टिव कर दी गई हैं। तटीय इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त झमाझम बारिश की जद में है। आफत बनकर बारिश यहां पर हो रही है। इसका भयानक असर बस्ती में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सरयू नदी अपने पूरे विकराल रूप में आ चुकी है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का असर देखिए। सरयू नदी उफान पर आ चुकी है और तटीय इलाकों में हाहाकार मचा रही है। खेतों में जहां हल चला करते थे, अब वहां नाव चल रही है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने को बेताब है। संकट इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पानी का दबाव बढ़ने के बाद बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराजों से छूटे इस सैलाब से सरयू के तटीय गांवों के बाहरी हिस्सों और खेतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। गांव में पानी बढ़ता देख लोग अपने घरों और मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने को मजबूर हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। देखा आपने, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये बारिश चुनौती बन रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रायबरेली की हैं, जहां पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है और जल जमाव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और जो रास्ते हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहां भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। यूपी के रायबरेली में आसमानी आफत का ऐसा कहर है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तेज बारिश ने विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा जल जमाव हुआ है कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं। गांव को शहर और मेन बाजारों से जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह पानी में समा चुके हैं, जिससे गांव वालों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट चुका है। इस जलभराव का सबसे बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। रास्ते डूबे होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल जमाव के चलते पूरा इलाका ठप हो गया है और प्रशासनिक अमला सुध लेने को तैयार नहीं है। अब बिहार से आप एक खबर देखिए। बिहार के कटिहार से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक महिला को खंबे से बांधकर उसके साथ बर्बरता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए आप। खंबे से बंधी एक बेबस महिला और सरेआम तालिबानी टॉर्चर। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। महिला की चीखें, भीड़ की खामोशी और इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें कटिहार के रामपुर कदमगाछी गांव की हैं। देखिए कैसे इस बेबस महिला को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है, लेकिन कोई इस क्रूरता को रोकने के लिए आगे नहीं आता। सब सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके पूर्व पति मोहम्मद नाहिद और उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि प्यास लगने पर पानी तक नहीं दिया गया और घंटों तक उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। महिला से बर्बरता की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को मुक्त कराया।
पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के 11 दिन बाद भी अब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब के पठानकोट से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर आराम से जा रही स्कूटी सवार महिला को एक बेकाबू कार ने कुछ ऐसी टक्कर मारी कि पल भर में पूरी तस्वीर जो है वो यहां पर बदल गई। हादसे का एक खौफनाक सीसीटीवी सामने आया है, आप भी देखिए जरा उस वक्त वहां पर क्या हुआ है। कोटी पर आराम से जा रही महिला, सामने से आती तेज रफ्तार कार और जोरदार टक्कर। महज कुछ ही सेकंड में एक बेकाबू कार ने स्कूटी सवार इस महिला की जिंदगी को मौत के बहाने पर खड़ा कर दिया। तस्वीरें देखिए, सिंगल लेन सड़क पर महिला स्कूटी पर सामान्य गति से जा रही थी। तभी अचानक सामने से ये तेज रफ्तार कार आई और उसे रौंदते हुए निकल गई। हादसा इतना खौफनाक था कि कार की टक्कर के बाद महिला और उसकी स्कूटी कार के अगले हिस्से में फंसकर काफी दूर तक घिसटती रही। हादसे के बाद आरोपी कार ड्राइवर ने घायल महिला को अस्पताल ले जाने की बजाय एक्सीलेटर पर पैर रखा और फरार हो गया। हादसे में घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी है। आगे बढ़ते हैं और बिहार से एक और खबर हम आपको दिखाते हैं। बिहार में दरभंगा के एक अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर जब एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो सिक्योरिटी गार्ड उसे घसीटते हुए अस्पताल के अंदर तक ले गए। अस्पताल में जमीन पर गिरा मरीज और उसे घसीटकर अंदर तक ले जा रहा अस्पताल का ये गार्ड। बिहार के दरभंगा से सामने आया ये वीडियो किसी भी इंसान को झकझोर सकता है। तस्वीरें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं। एक मरीज जो चलने की हालत में नहीं है, देखिए कैसे उसे सहारा देने की बजाय जमीन पर घसीटकर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब गार्ड को स्ट्रेचर या कोई वार्ड बॉय नहीं मिला तो वो मरीज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे अंदर तक ले गया और अस्पताल में मौजूद शख्स ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। गार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसकी एजेंसी को खत लिखा है। साथ ही अस्पताल के हेल्थ मैनेजर से भी पूरे मामले में जवाब मांगा गया।